नमस्कार, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। नमस्कार मेरे प्रिय किसान साथियों, आदरणीय गुरुजी एवं समस्त भारतवासियों। जैसा कि हमने आप सबको बताया था कि मिशन ऑर्गेनिक बाईसाइकिल की एक मुहिम है, जिसके अंदर हम किसान भाइयों को उनके अनुभव शेयर करेंगे और जो भी हमारे नए नए नवाचार है उनके बारे में। तो चलिए आज हम जितेंद्र मिगलानी जी से मिलते हैं, जो कि किसान बीडीएम नेचुरल फार्म से और फरीदपुर में पिछले कई वर्षों से जैविक खेती कर रहे हैं। तो चलिए आज हम उनसे मिलाते हैं आपके। जी हमारे किसान श्री जितेंद्र मिगलानी जी है, जो कि पिछले करीबन 7-8 वर्ष से जैविक खेती कर रहे हैं। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते श्रीमान जी। जी बताइए। नमस्कार जी, मैं जितेंद्र मिगलानी डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा विलेज फरीदपुर से हूँ। मैं पिछले 7 साल से, अब तो 8वां लग गया, तो तब से मैं नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ। तो जैसे स्टार्ट हमने की तो शुरुआत करने में शुरू में काफ़ी दिक्कतें आई, क्योंकि हमें भी इतना अनुभव नहीं था। और हमारे यहाँ देश में एक बड़ी विडंबना है, चाहे वो केमिकल फार्मिंग करें या हम नेचुरल फार्मिंग करें। केमिकल फार्मिंग में भी ऐसे होता है, जिस इंसान को कुछ पता भी नहीं होता वो दुकान खोल के बैठ जाता है और किसान उसके पास चला जाता है पेस्टिसाइड कीट कोई भी दिखा के या प्लांट दिखा के। तो वो जहर खरीदने के लिए भी किसी को कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, बेचने के लिए भी। और नेचुरल फार्मिंग में भी ऐसे ही है कि जब हम नेचुरल फार्मिंग कोई भी किसान स्टार्ट करता है तो शुरुआत करने के दौरान जो दिक्कतें आती हैं उनको बताने वाला कोई नहीं होता। तो हमने भी जैसे स्टार्ट की तो शुरू के 2 साल जितने भी अनुभवी थे, जिनसे हमने कुछ ज्ञान अर्जित करने की कोशिश की, तो शुरुआत में उनको बार बार फोन करते थे या मेल करते थे कि कहीं से कोई सजेशन मिल जाए। तो धीरे धीरे जैसे समय बीता हमारा अनुभव भी होता गया। शुरुआत में जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो शुरू के 2 या 3 साल ऐसे होते हैं जिसमें सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन, सॉइल हेल्दी नहीं होती, सॉइल में जीवाणुओं की बहुत भारी कमी होती है, जीवाणु तो ना के बराबर होते हैं, मिट्टी हमारी निर्जीव हो चुकी है, ऑर्गेनिक कार्बन सॉइल के अंदर नहीं होता, खेत में बायोडाइवर्सिटी तो होती नहीं, इकोलॉजिकल बैलेंस सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ होता है। तो जैसे हम शुरुआत करते हैं तो वो 2-3 साल इनको सारे को सिस्टम को सेट होने में लगता है। तब तक हमें लगता है कि कभी कोई किसान ऐसा मिल जाए जहाँ से, या कोई गुरु ऐसा मिल जाए सिखाने वाला, जहाँ से हमें कुछ अनुभव मिल जाए, या किसी के पास कोई जादू की छड़ी है तो वो लेके बस एकदम उससे पूछ के वो कुछ कर ले हम, जिससे एकदम से पैदावार बढ़ जाए। तो शुरुआत के दिनों में हमें ये सारी मुश्किलें आई, तो हम भी इसी तरह से इनके पीछे पड़े रहते थे, कोई हमें बताए, कोई सिखाए हम कैसे इसको कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे अनुभव भी बढ़ता गया, सॉइल भी हेल्दी होती गई। तो आज हम 7-8 वर्ष हो गए हम ये कर रहे हैं। ये फसल जैसे मेरी ये गेहूं खड़ी है, तो ये आप देख रहे हो, इसमें किसी भी केमिकल से कुछ ऊपर ही लग रही है, मुझे कहीं से भी कोई कम नजर नहीं आ रही। तो इसमें थोड़ा बिजाई करने के जैसे हमने तरीके चेंज कर दिए, खेत हेल्दी हो गए। और अब पहले हमने स्टार्टिंग में जीवामृत वगैरह भी काफ़ी चलाया, तो अब हमें वो भी देने की ज़रूरत नहीं है। अब इस खेत में जिसमें हम खड़े हैं, इसमें हमने कुछ भी कोई ऐसा मतलब इसमें 5 किलो गोबर की खाद भी नहीं डाली हुई। अभी इसमें 5 किलो गोबर की खाद भी नहीं डाली हुई। और दूसरी खाद तो बड़ी दूर की बात है, वो तो हम कई साल पहले से छोड़ चुके हैं। और सिर्फ बिजाई करने का तरीका चेंज किया हमने। जो ट्रैक्टर के टायरों का साइज है उसी हिसाब से नालियों का वो विड्थ उतनी रख ली, ताकि वो बेड ना दबे हमारा, वहाँ से सॉइल कॉम्पैक्ट ना हो। तो उस हिसाब से उन्हें बेड की चौड़ाई रख के और ऊपर बेड के ऊपर ही बिजाई कर दी। तो ये हमारा 40-42 इंच का अप्रोक्सीमेट बेड आ गया, जिसमें हमने 6 लाइनें इसमें गेहूं की ले ली। और नालियों में हमने अलसी की बिजाई कर दी है इसमें। तो अलसी हमने पहली बार बिजाई की थी, थोड़ा सीड थोड़ा गहरा चला गया, सीड जर्मिनेशन कम हुआ है इसका, लेकिन फिर भी अलसी इसमें जर्मिनेशन हुआ है। अलसी पानी थोड़ा सहन कर लेती है, और इसमें हम सिर्फ पानी देते हैं, और सारी जो फसल है उसके रूट जोन को सिर्फ मॉइस्चर ही मिलता है, कहीं कोई डेफिशिएंसी आती नहीं है। हम अगर प्लेन में बिजाई करते हैं, प्लेन में बिजाई करने के बाद जैसे हम पानी देते हैं तो पानी देने के बाद पीलापन फसल में आ जाता है। इसमें हम जब भी पानी देते हैं तो एक नमी में फसल और ग्रोथ करती है बजाय पीलापन पड़ने के। तो हमने इस तरह से बिजाई। जैसे कि एक पिछले आपके 2-3 वर्ष का अनुभव देखने को मिला है, बहुत सारे किसान भाइयों के साथ आपका चर्चा में रहा है। आपने अलसी की जगह चने पे भी 2-3 प्रकार से कार्य किया है, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि आपने वो चने को छोड़ के अलसी क्यों चुना इस बार।
पहले हम गेहूं में चने की इंटरक्रॉपिंग करते थे। उसमें हम बेड की चौड़ाई 1-1.5 फुट रखते थे। नालियों में हम चने की बिजाई करते थे, एक नाली बंद करते थे, एक में पानी देते थे, लेकिन उसमें पानी बड़ी सावधानी से देना पड़ता था। एक हम बासमती धान की जैसे खेती करते हैं तो गेहूं की बिजाई करते करते हमें कुछ लेट हो जाती है, तो वो लेट होने के चक्कर में चना भी लेट हो जाता है। जैसे चना लेट होता है तो मौसम गलत होने के करके उसमें सुंडी का अटैक बहुत ज़्यादा आ जाता है। और अलसी में कोई ऐसी समस्या नहीं है, इसलिए हमने गेहूं में एक पानी की सावधानी की जरूरत नहीं है। इसमें कोई भी पानी चला सकता है। नालियों में 3 फुट का बेड है, और जहाँ 1 फुट के अगर बेड लेते हैं तो उसमें 100 नालियां बन जाती हैं। इसमें खाली सिर्फ 40 नालियां बनती है जो पानी देने के लिए। अभी ये कौन सी किस्म है जो आपने गेहूं की यहाँ लगा रखी है अपने खेत में? हम किसी भी फसल की जो वैरायटी है, कोशिश रहती है कि अनाज की जो भी होती है वो देसी फसलें चूज करते हैं। तो ये हमारी C306 गेहूं है जो हमारी ट्रेडिशनल पुरानी वैरायटी जो है। तो इस तरह से हमने बिजाई जैसे देख रहे हो ये की हुई है। तो अब इस तरह की तकरीबन हमारी सभी फसलें होती हैं। जी, जैसे कि गुरुजी मैं आपका अनुभव शेयर देखा मैंने, जो कि हम जैविक खेती करते हैं। आपने जब ये स्टार्टिंग में की थी उस समय आपने ये कहाँ से सोचा था कि मैं जैविक खेती करूं? आपको कैसे दिमाग में आया? और जो आपके भाई हैं जोगिंदर मिगलानी जी, आप दोनों मिलकर जो इस खेती की तरफ, क्योंकि बहुत कम परिवार ऐसे देखने को मिलते हैं जो 2 भाई एक साथ जैविक खेती की तरफ रुझान करें। दरअसल हमने कुछ पोली हाउस और नेट हाउस लगाए हुए थे। कुछ हम वेजिटेबल की फार्मिंग काफी ज्यादा करते थे जी। तो हमारा मोटिव ये रहता था कि हम ऑफ सीजन वेजिटेबल पैदा करें और ऑफ सीजन हमें रेट अच्छा मिल जाए जी। तो उस तरह से हम सारी वेजिटेबल की फार्मिंग करते थे। तो उसमें किसी फसल में अच्छा मुनाफा हो जाता था, किसी में कुछ कम भी रह जाते थे। तो उस तरह से हम कर रहे थे। तो पोली हाउस और नेट हाउस भी लगाया हुआ था। और पोली हाउस नेट हाउस में 2-3 साल जैसे उसको हो गए तो उसमें एक तो जैसे प्रोडक्शन तो उसमें काफी आई, लेकिन उसमें कुछ एनवायरनमेंट ऐसा मिल जाता है अंदर इंसेक्ट पेस्ट को, तो वो नहीं जाते उसके अंदर से। बार बार स्प्रे करनी पड़ती थी उसके अंदर। और सॉइल के अंदर भी निमाटोड जैसे वो धीरे धीरे ऊपर आता गया, निमाटोड भी ज्यादा फैल गया सॉइल के अंदर। तो उन सब का ट्रीटमेंट काफी कॉस्टली था। तो उस ट्रीटमेंट को उसके बारे में जैसे हम देखते गए, पढ़ते गए, इंटरनेट से ज्यादा कनेक्ट होते गए, भाई इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं ऐसा भाई जिससे ये निमाटोड चला जाए या हमें इंसेक्ट पेस्ट की दिक्कत कम आए, प्रोडक्शन अच्छी आ जाए। तो इंटरनेट के चक्कर में पढ़े पढ़े वो ज्यादा से ज्यादा जैसे इसमें घुसते गए तो आगे राजीव दीक्षित और सुभाष पालेकर जी इसमें नजर आ गए। तो फिर उनकी थ्योरी पढ़ी तो लगा कि इस तरह से हो सकता है जी। जैसे हमने वो देखा कि इस तरह से हो सकता है तो हमें लगा कि थ्योरी तो ठीक है, तो हमने करनी स्टार्ट की। लेकिन स्टार्ट करने के बाद भी प्रोडक्शन नहीं आ रही थी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि शुरू के 2 साल हमें काफ़ी दिक्कत आती है इसको करने में। और फिर हम 2015 में पालेकर जी का शिविर अटेंड कर पालमपुर गए, पालेकर जी का शिविर अटेंड करने। तो उनका शिविर अटेंड करके आए। उसके बाद कई बार उनको मेल कर, फोन कर, उनके जो भी फॉलोअर थे उनको कई बार फोन करते, तो कहीं से कोई सॉल्यूशन मिलता नहीं था। तो धीरे धीरे जैसे अपनी समझ बढ़ती गई, सॉइल हेल्थ इंप्रूव होती गई, तो ये सारी दिक्कतें दूर हो गई। तो इस तरह से हमने ये स्टार्ट किया। और उत्पादन पे आप थोड़ी टिप्पणी करना चाहें कि आपका जो जैविक उत्पादन है, क्योंकि आज के टाइम पे जैसे कि हम जब ये किसान भाइयों से मिलते हैं तो उनसे पता चलता है कि जो एक जैविक उत्पादन में क्या आपके नजरिया है, क्या आपका अनुभव रहा है? देखिए, जो उत्पादन की जहाँ तक बात है, शुरू के दिनों में तो मुश्किल होती है। आप हमारे तो उत्पादन से इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो, जितने भी आपको मिलेंगे परिवार जैविक खेती करने वाले किसान मिलेंगे, तकरीबन सबके घर में युद्ध ही छिड़ा रहता है। तो लड़ाई होने का कारण तो यही रहता है कि प्रोडक्शन उतनी नहीं होती, माल पूरा बिकता नहीं। अब हम दोनों भाई इकट्ठे हैं जी, तो हम इकट्ठे कर रहे हैं, हमारा पूरे परिवार का सहयोग है इसमें। तो अगर अब मेरा लड़का भी जैसे पढ़ के जॉब कर रहा था तो उसको भी मैंने इसी में ही बुला लिया मार्केटिंग करने के लिए। तो अगर इसमें हमें लगता है कि इसमें कुछ नहीं है तो मैं उसकी जॉब क्यों छुड़वाता, या खुद परिवार मिल के कैसे करते। तो उत्पादन की तो इसमें कोई कमी नहीं, हम केमिकल से अब भी ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे सारा मंडी का सब संभाल रहे हैं, तो शुरू के दिनों में जब आपने ऑर्गेनिक शुरू करी, तब जब अपने माल को आप मंडी में लेके गए तब आपको कुछ दिक्कतें आई या सब कुछ बढ़िया था? एक्चुअली क्या होता है कि जब हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो स्टार्टिंग के दिन होते हैं उसमें ना तो क्वालिटी आती है ना प्रोडक्शन आती है। प्रोडक्शन कम आ जाए लेकिन क्वालिटी आनी बहुत ज़रूरी होती है। अब मंडी में तो अगर आपके पास क्वालिटी अच्छी है
तो आपके अच्छे पैसे मिलेंगे। अगर क्वालिटी पुअर है तो आपको ना के बराबर पैसे मिलते हैं। तो उसमें तो आप ऐसा लगा के चलो टोटली लॉस ही आता अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। तो शुरुआती दिनों में हमारी भी क्वालिटी अच्छी नहीं आई, क्योंकि हमें करने का तरीका नहीं पता, क्या चीज़ कौन सी कब डालनी है, कैसे डालनी है, खेत कैसे तैयार करने हैं, बुआई कैसे करनी है। हर फैक्टर डिपेंड करता है जैविक के ऊपर में। और केमिकल में क्या होता है कि आप फर्टिलाइज़र ले आए बाज़ार से परचेज कर उसको डाल दिया, डेट्स ऑल, उसके अलावा कुछ नहीं करना होता। कीटनाशक ले आए वो स्प्रे कर दी। लेकिन जैविक में आपको बुआई का समय, बुआई का तरीका, ये बहुत ज़रूरी है, बीज की मात्रा। तो इसके बाद ही आप उसमें श्योर हो सकते हो कि आपकी प्रोडक्शन कितनी आएगी और आप उसको कैसे मैनेज करोगे। तो अब जैसे आपको करते हुए 7 से 8 साल हो गए हैं, तो अब अभी भी मंडी में कोई समस्या आती है या अब उत्पाद सही रेट पे बिक जाता है? क्या है कि अब तो हम मंडी में जाता ही नहीं है, यहीं से हमारा सब टेक ऑफ हो जाता है, सब यहीं से उठ जाता है। लेकिन जैसे हम मान लो सब्जी लगाएंगे तो सब्जी के लिए जो सब्जी का डेली एक परिवार को नीड होती है, तो डेली नीड हम पूरी नहीं कर पाएंगे किसी भी उसमें, क्योंकि उसमें वहाँ पहुँचाने भी हैं, उनको सर्व भी होना है उनका। तो उस हिसाब से सब्जी के लिए जो है उसको आपको मंडी में जाना पड़ेगा, या ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा कि फार्मर्स डेली के डेली यहाँ आ सकें। तो वो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है, इसलिए सब्जी के लिए जो ऑप्शन रहती है वो मंडी की ही रहती है। तो वहाँ भी अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आपको अच्छे रेट मिलेंगे, क्वालिटी पुअर है तो नहीं मिलेंगे। आप क्वालिटी अच्छी आती है उसमें। अभी आपको जैविक में कोई गवर्नमेंट से कोई सहयोग मिला है क्या आपको, जो क्योंकि आप 8 वर्ष से, पिछले 8 वर्ष से कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट ने आपको कभी कोई सहयोग दिया हो या आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे कोई सम्मानित किया गया हो आपके कार्य को? जी अभी तो नहीं है। देखिए सम्मान की बात ऐसी है कि अगर आपके पास प्रोडक्शन अच्छी है, आपका माल अच्छी तरह से जा रहा है और अच्छे पैसे आ रहे हैं, तो वो अपने आप में ही सम्मान है। उसमें गवर्नमेंट से ऐसा कुछ इच्छा करने की गवर्नमेंट हमें सम्मान दे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि घर में क्लेश न हो, आपस में लड़ाई झगड़े न हो। अगर आपके पास इनकम अच्छी है तो वो एक अच्छी सम्मान है। चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। इसमें कुछ हमें प्रश्न भी आ रहे हैं, जैसे कि एक हमारे डॉक्टर वेंकटेश सिंह जी हैं, जो कि पहले अभी जो बिहार ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी में एज ए जॉइंट डायरेक्टर भी हैं, और ऑर्गेनिक पे उनका बहुत अच्छा कार्य है, जो सर्टिफिकेशन एजेंसी के जॉइंट डायरेक्टर। तो उन्होंने एक प्रश्न किया है जितेंद्र मिगलानी जी और जोगेंद्र मिगलानी जी आपसे, कि आप क्या क्या जैविक खेती करते हैं, आपके कौन कौन से उत्पाद हैं, और प्लस आप कौन कौन सी क्रॉप मतलब फसलें करते हैं जी, उसके बारे में थोड़ा आप टिप्पणी करेंगे। आपके फसल क्या क्या है और उत्पाद आप क्या क्या प्रोसेसिंग कर रहे हैं? इस सीजन में हमारे पास जो फसलें हैं, हल्दी हो गई, अरहर की दाल हो गई, गेहूं हो गई और सरसों हो गई। अभी फिलहाल ये 4-5 फसलें हैं। इसके अलावा जो फसलें करते हैं, धान हो गई, मक्की हो गई, मूंग की दाल हो गई, तो ये चीज़ें करते हैं, चने हो गए। हमारा ये रहता है कि सभी सामान जो भी है, दरअसल ये जो जैविक खेती है, ये जैसे हम किसी भी इंडस्ट्री में जाएं तो वहाँ क्या होता है, अलग अलग काम का अलग अलग टेक्निकल पर्सन होता है। ये जैविक खेती एक वन मैन शो है। इसमें जो है उगाना भी, बिजाई भी हमें खुद करनी है, उगाना भी खुद है, उसके बाद प्रोसेस भी खुद करना है, प्रोसेस खुद करके फिर उसकी मार्केटिंग भी खुद करनी है। तो हम अपना सारा सामान प्रोसेस करके और उसको खुद ही मार्केटिंग करते हैं और इस तरह से हम बेचते हैं। तो हमारे पास जो है अनाज में गेहूँ, धान और जो है मक्की, तो ये सामान होता है। मसालों में हल्दी, धनिया, मेथी और लाल मिर्च, और इसमें तेल वाली फसलों में सरसों और तिल, ये इस तरह की फसलें। बाकी हमने जैसे इस जैविक खेती से जुड़ा हुआ ही है एक डेयरी का कॉन्सेप्ट जो है, गाय के बिना ये संभव उतना पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती, तो गाय और भैंस का घी भी हम सेल करते हैं, क्योंकि दूध हमें डेली लेके जाना पड़ता था, उसमें हमारी मैन पावर लग जाती थी, तो उस को प्रोसेस करके हम लोग उसका घी सेल कर लेते हैं। तो अभी जैसे आपके जो ब्रांड का नाम वो BDM नेचुरल्स है, तो आप उसी के थ्रू अपना सारा सामान सेल करते हैं और व्हाट्सएप पे ऑर्डर लेते हैं, या कैसे ऑर्डर्स वगैरह, कैसे अगर किसी ने करना हो तो कैसे व्हाट्सएप के थ्रू कर सकता है? तो कस्टमर कैसे कनेक्ट कर रहे हैं आपके साथ? कुछ ट्रेडर्स वगैरह भी आपके हैं? फेसबुक पेज है, व्हाट्सएप पे ऑर्डर आ जाते हैं, या फेस वैल्यू इतनी अच्छी है, जो लोग पहले से कॉन्टेक्ट है जिनका बना हुआ है हमारे साथ, वो दूर से भी आके खुद ही लेके चले जाते हैं। तो इस तरह से सामान मतलब तो है कि बिक जाता है सारा तकरीबन।
जी, जैसे कि एक हमें जो हमारे किसान भाई हैं जो जैविक खेती की तरफ जो पिछले 1-2 वर्ष से कर रहे हैं, तो उनका एक प्रश्न रहता है कि हम अपने उत्पाद का मूल्य क्या रखें जैविक उत्पाद में, क्योंकि अक्सर उन्होंने बताया कि हमें हर उत्पाद का एक विभिन्न प्रकार विभिन्न रेट मिलता है। तो आपका जो अनुभव रहा है, जो आपका मूल्यांकन है, तो आप अपने जैविक खेती में मूल्यांकन को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जब तक प्रोडक्शन नहीं है अब तब तक तो रेट का कोई सीमा ही नहीं है। हम क्योंकि हमें केमिकल के बराबर अपने खेत की वो रखनी है कि हमें उतना कम से कम उतना रिटर्न मिल जाए, तो उस सिलसिले में रेट काफ़ी आप रखने पड़ते हैं। नॉर्मली जो रेट अगर मार्केट में सामान बिक रहा है, जैसे चावल है, चावल बासमती चावल की अगर हम बात करें तो 100-120 रुपये मार्केट में चावल मिल जाते हैं। दालें 100 रुपये तक मिल जाती हैं दुकान से, कोई भी दालें हैं। तो अगर हम वही रेट कंज्यूमर को डायरेक्ट दे देते हैं तो मीडिएटर की भूमिका हट जाती है। तो हमें अपने उत्पाद का रेट, अगर हम वही मंडी बेचते हैं, जैसे हम चने की बात करें, अगर हम चना मंडी लेके जाएं तो 35 रुपए किलो चना बिकता है। वही दुकान से अगर हम खुद ही चना लेने जाएं तो हमें 80 रुपए चना मिलता है। तो अगर हमारा 80 चला जाता है और 35 और 80 में तो बहुत फर्क आ गया, डबल से भी ऊपर। तो हमें जो रेट नॉर्मली मार्केट में बिकता है वो रेट पे अगर सेल होता है तो हमारी रेट्स ऐसे होने चाहिए कि हर कंज्यूमर उसको अलाउ कर सके। मतलब ऑर्गेनिक के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम एक अलग से मार्केट ढूंढें और कहाँ बिकेगा, कैसे होगा। एक हमारा गांव ही हमारा पूरा बाजार होना चाहिए इस तरह से, और हर आदमी की पहुंच में हो जाना चाहिए जैविक। जैसे कि आपको पता होगा, गोहाना में आपके पास एक नीरज कुमार नाम से द बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के नाम से जिन्हें जाना जाता है, वो आपके खेत पे बहुत बार आए भी चुके हैं और वो आपके पास से कुछ उत्पाद भी लेके जाते रहते हैं। तो हमें ही उन्होंने बताया था कि उन्होंने आपके यहाँ से देसी जो चना आप बता रहे, काला चना, वो लेके गए थे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और आपसे वो रेगुलर हल्दी भी लेते रहते हैं। तो उन्होंने भी आपकी बहुत प्रशंसा की थी और गोहाना में कुछ भाइयों को आपका दिया था उत्पाद, तो बहुत अच्छा उसका फीडबैक मिला था। तो एक जो मनदीप भाई हैं जो जैविक किसान है हरियाणा की, उन्होंने ये कह रहे हैं कि बाघ के भी दर्शन करे। लगता है आपके यहाँ पे कुछ और किसान आते रहते हैं लगातार? हमारे यहाँ तकरीबन 30 दिन में से 20-25 दिन विजिटर आते रहते हैं, जिसमें से किसान भी हैं और सामान लेने वाले कंज्यूमर भी हैं। तो आते तो रहते हैं। तो अगर हम कहीं भी जहाँ अनुभव के हिसाब से या प्रोडक्शन से हिसाब से या जो नए शुरुआत करते हैं किसान, उनको भी लगता है कि तरीके वो देख के हम उसी तरह से करके और अच्छी प्रोडक्शन लें, तो उस सिलसिले में भी काफी किसान आते रहते हैं। चलिए, आप क्या प्रशिक्षण का आपका कैसे रहता है? आप अगर कोई किसान भाई आपसे प्रशिक्षण लेना चाहता है तो आप उसकी कोई फीस लेते हैं या क्या उसका आपका कैसे आपके करते हैं? इस खेती में इतने प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। एक्चुअली होता क्या है, कहीं भी प्रशिक्षण कोई भी किसान लेने जाता है तो 5 दिन का या 7 दिन का या कहीं कहीं 9 दिन का या हर किसी का अलग हिसाब है या शिविर रहता है। तो उसमें अगर वो 5 दिन का शिविर है तो 4 दिन अध्यात्म में निकल जाएंगे, 1 दिन बात बताएंगे वो लोग। तो हमारा ये है कि इसमें कोई बेसिक बातें हैं, अगर जैसे वो दिमाग में आ जाए तो इसमें कुछ ऐसा प्रशिक्षण की जरूरत नहीं। वो कभी भी कोई भी किसान किसी भी समय अगर समय निकाल के, और अगर मुझे भी समय और उनको भी समय, तो आ सकता है, तो सीख के जा सकता है। किसान भाइयों द्वारा ये आ रही है क्योंकि आज मार्केट में इतने अधिक उत्पाद हो चुके हैं जैविक के, तो आप लोग जैसे आपका कुछ सर्टिफिकेशन भी है, आप सर्टिफाइड भी हैं, आप स्टैंडर्ड कौन से स्टैंडर्ड में आपने फॉलो करते हैं? उसके अलावा आप अपनी गुणवत्ता को एक कैसे, एक जो उपभोक्ता है वो आपको एक अच्छा पेमेंट या अमाउंट जो आपके उत्पाद का देता है, तो उसके इक्वल में आप कैसे उसको गुणवत्ता वाला सामान देते हैं? ये दरअसल जो जैविक खेती का जो कॉन्सेप्ट है, ये है तो बेसिकली एक विश्वास के ऊपर, क्योंकि कई चीजें हैं हम चाह के भी उसकी लैब टेस्टिंग नहीं होती। अगर किसी किसान ने अपनी फसल में यूरिया डाल दिया तो प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, प्लांट को नाइट्रोजन किसी भी फॉर्म में चाहिए, तो उसको चाहिए वो नाइट्रोजन। हम ऑर्गेनिक तरीके से दे रहे हैं, केमिकल फार्मिंग वाले केमिकल के उससे दे रहे हैं। अगर हम उस उत्पाद को कहीं भी लेके जाते हैं किसी भी लैब में, तो ये चेक नहीं होता है कि इसमें यूरिया डला है या नहीं डला। तो ये तो एक रही सर्टिफिकेशन की बात। तो हमारे पास NPOP और USDA, ये सभी तरह के सर्टिफिकेट, PGS, ये सर्टिफिकेशन तो है ही सही।
और गुणवत्ता तो कोई भी कहीं भी चेक करवा सकता है। बाकी एक विश्वास की बात है, कोई भी कंज्यूमर कभी भी आके हमारे फार्म पे विजिट कर सकता है, बल्कि 6 महीने यहाँ रह के भी देख सकता है कि कुछ यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उस तरह से गुणवत्ता टेस्टिंग की तो विश्वास की जी, बात है। जैसे साइकिल वाले जो बाइसाइकिल मैन के द्वारा आपके खेत पे बहुत बार विभिन्न टाइम पे सरप्राइज भी वो आए हुए हैं बिना बताए साइकिल से, क्योंकि उनको कोई टाइम और उनको समय नहीं देखते, वो कभी भी आ जाते हैं आपके खेत पे। नहीं, नीरज जी तो कभी भी आ जाते हैं, लेकिन उससे अलग भी जो भी कंज्यूमर है या कोई भी किसान है, अब तो किसी का कोई समय नहीं पता कि कोई किस समय, कोई सुबह, क्योंकि मैं यहाँ और मेरा भाई भी, हम दोनों सुबह 6 बजे से पहले ही यहाँ पहुंच जाते हैं और रात को 8 बजे तक रहते हैं यहाँ। तो कोई भी किसी भी समय यहाँ आ जाता है और हमें पता भी नहीं होता कि किसी ने आना है या नहीं आना, वो आके। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपका सर मोबाइल नंबर बताएं, अगर कोई किसान भाई आपके पास आना चाहता है, आपसे संपर्क करना चाहता है, तो आप अपना नंबर बता सकते हैं सर? जी, मेरा नंबर है 9812462529। आई रिपीट 9812462529। ओके, ये आपका संपर्क सूत्र। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी जितेंद्र मिगलानी जी और जोगेंद्र मिगलानी जी। जैसे कि हमने आपकी वीडियो डीडी किसान हौसले पे भी आपकी देखी थी, आपकी बहुत प्रशंसा की जा रही है भारत सरकार में, और आपकी जो ये आपने जो एक अहम पहल की है, ये जन जन तक, गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने मिशन ऑर्गेनिक बाईसाइकिल एक ये फेसबुक पेज और ट्विटर और फेसबुक और अपना यूट्यूब चैनल चालू किया, जिसके माध्यम से हम अनुभवी किसानों के अनुभव को जन जन तक पहुंचाएंगे और एक लैब टू लैंड कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं जो एक कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा जो लैब में नए नए शोध होते हैं उनको किसान भाइयों तक गाँव में पहुँचाने का कार्य है। तो चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे जल्द ही मिलते हैं अगले शुक्रवार को शाम के टाइम हम किसी एक कृषि वैज्ञानिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।